ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में हमने अभी पहले वीडियो में देखा प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं, प्रबंध के बारे में अलग अलग विचारकों के द्वारा क्या कॉन्सेप्ट उसके बारे में बताया गया है। फिर हमने उसकी परिभाषाएं देखी, उसकी विशेषताएं देखी। आगे हम उसमें देखते हैं प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध क्यों किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो इसके बारे में यदि देखें तो प्रबंध के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है उसकी, या पहला प्रकार है उसका संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। 3 प्रकार के प्रबंध के उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है इसका है, पहला प्रकार उद्देश्यों में पहला प्रकार उसका है संगठनात्मक उद्देश्य, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। संगठन के प्रति उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रबंध का संगठनात्मक उद्देश्य क्या है, तो पहला है दीर्घायु या जीवित रहना। प्रबंध किस उद्देश्य से किया जाता है, कोई सा भी फर्म है, उपक्रम है या कंपनी है या संस्था है, वह प्रबंध क्यों करती है, तो उसका प्रबंध क्यों, यही उसका उद्देश्य कहलाता है। तो सबसे पहला उसका संगठनात्मक उद्देश्य क्या है, दीर्घायु या जीवित रहना। भाई कोई सा भी व्यवसाय हो, इस उसका एक उद्देश्य होता है कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए और लंबे समय तक लाभ कमाता रहे, लंबे समय तक दीर्घायु और जीवित रहना, लंबे समय तक मार्केट में बने रहना, लोगों के बीच में बने रहना, ये उसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर प्रबंध का संगठनात्मक उद्देश्य में पहला है दीर्घायु या जीवित रहना, मतलब प्रत्येक व्यवसाय एक लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहना चाहता है, एक लंबे समय तक वो अपना अस्तित्व मार्केट में बनाए रखना चाहता है। दूसरा उद्देश्य क्या है, लाभ प्राप्ति। व्यापार लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से ही किया जाता है। व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना। यदि लाभ कमाना उद्देश्य नहीं हुआ तो व्यापार नहीं होगा है। तो दूसरा उद्देश्य क्या है, संगठनात्मक उद्देश्य में लाभ प्राप्ति। तीसरा है विकास। विकास नहीं करेगा तो व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा, लाभ कमाएगा तो आगे बढ़ेगा ही, विकास होगा ही उसका। तो तीसरा उद्देश्य होगा उसका विकास। आगे है, देखते हैं सामाजिक उद्देश्य। पहला हमने देखा संगठनात्मक, अब अगला है क्या है, सामाजिक। सामाजिक उद्देश्य क्या है, समाज के प्रति उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला है रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना। कोई सा भी प्रबंध है, प्रबंध व्यापार में प्रबंध होता है और व्यापार कहाँ किया जाता है, समाज के बीच में रह करके व्यापार किया जाता है। तो उसका समाज के प्रति उद्देश्य क्या है, तो पहला है रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना। समाज में रहकर व्यापार कर रहा है, समाज में रह कर के लाभ कमा रहे हैं, तो समाज के प्रति उसका क्या उद्देश्य है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, समाज में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा है पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। हम देखते हैं हर एक कंपनी या कारखाने के बाहर हमें बगीचे दिखते हैं, पार्क दिखते हैं जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो इनके जब इनकी स्थापना होती है तो इन्हें सरकार को बताना पड़ता है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेंगे। तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाना ये भी इनका एक उद्देश्य है। क्यों, क्योंकि ये प्रकृति से, समाज से ये वस्तुएँ ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए उन उसकी थोड़ी तो क्षतिपूर्ति होना चाहिए, उसके लिए ये पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए कार्य करते हैं। कहीं वृक्षारोपण करते हैं, कहीं स्कूलों में, कहीं पर संस्थाओं में दान करते हैं। तीसरा, अस्पताल व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर में सुधार करना। इनका ये उद्देश्य है। ये किसी शिक्षण संस्था में जाते हैं और वहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स की सामग्री देते हैं, या किसी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ पर यदि कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो हम समाज को लगता है कि ये दान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये समाज से ही तो लाभ कमा रहे हैं, और समाज से लाभ कमा रहे हैं तो उस लाभ का एक हिस्सा समाज के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। ये इनका उद्देश्य है, ये स्थापना के उद्देश्यों में आता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, अस्पताल शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, शिक्षा के स्तर के सुधार करना, व्यक्तियों के जीवन स्तर के सुधार में योगदान करना। आज हमारा जो जीवन है सरल हो गया है,
यातायात के साधनों से ले लो, संचार के साधनों से ले लो, जीवन उपयोगी सुविधाओं से ले लो, तो ये सब किसके कारण हो गया है? आज ये व्यापार के कारण ही हुआ है, प्रबंध के कारण ही हुआ है कि आज नई नई मशीनों के माध्यम से आज हमारा जीवन कैसा हो गया है, जीवन स्तर में सुधार हो गया है। तो ये सब प्रबंध के उद्देश्यों में है। आगे है तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों में यदि हम देखें तो सबसे पहला प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है व्यक्ति, मतलब व्यक्ति से रिलेटेड वित्त। इस उद्देश्य में लोग संगठन से प्रतियोगी वेतन और अन्य सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं। संगठन में काम करने वाला जो कर्मचारी है वो चाहता है कि मुझे अन्य कंपनी से अच्छा वेतन मिले, मुझे अन्य कंपनी की तुलना में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो। दूसरा उद्देश्य व्यक्तिगत में सामाजिक। इस उद्देश्य में लोग चाहते हैं कि उन्हें अन्य कर्मियों से बराबरी की मान्यता व सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, उसके साथ काम करने वाले लोगों के बराबरी में उसे समान मान्यता प्राप्त हो। तीसरा है उच्च स्तरीय, मतलब इसमें लोग चाहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। हर एक संस्था, हर एक फर्म या हर एक कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें प्रत्येक कर्मचारी को प्रमोट होने का अवसर उपलब्ध होते हैं। वो अपने कार्य से उच्च कर्मचारियों को, अधिकारियों को संतुष्ट करके वो प्रमोट होना चाहता है, तो उसको पर्याप्त विकास के, व्यक्तिगत विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। तो यहाँ पर ये उद्देश्यों में हमने 3 प्रकार के उद्देश्य देखे, संगठनात्मक, फिर दूसरा सामाजिक और तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। आगे हम देखते हैं कि प्रबंध के उत्तरदायित्व क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उसके उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य आता है अंशधारियों के प्रति उद्देश्य। प्रबंध का अलग अलग उत्तरदायित्व है। प्रबंध का अलग अलग व्यक्तियों के प्रति अलग तरीके से कई प्रकार से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसकी इसके प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो सबसे पहले अंशधारी, दूसरा कर्मचारियों के प्रति, ग्राहकों के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति और स्वयं के प्रति। ये 6 टाइप ऐसे हैं जिनके प्रति ये जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है, इनको इसे जवाब देना है, इन्हें कुल मिलाकर इन्हें इसे संतुष्ट करना है प्रबंध को, इन 6 ही लोगों को। सबसे पहला कौन आ गया है? अंशधारी। अंशधारी मतलब कंपनी को पूंजी देने वाला, फर्म में पूंजी लगाने वाला वर्ग, वो होता है अंशधारी। और कोई भी व्यक्ति पूंजी क्यों लगाता है? लाभ प्राप्ति के लिए। मतलब अंशधारी के प्रति प्रबंध का क्या उत्तरदायित्व है कि उसे अधिक से अधिक लाभ कमा करके दे, ये उसका अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व हो गया। दूसरा कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारी क्या चाहता है? कर्मचारी क्या चाहेगा? वो जहाँ काम कर रहा है उसे अच्छा वेतन मिले, जिस स्थान पर काम कर रहा है उस स्थान पर अनुकूल वातावरण मिले। और क्या चाहता है? देखिए, उचित मजदूरी चाहता है, उनके कार्य की दशाएं उपयुक्त हो, पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध हो, समय समय पर उन्हें पैसे की मदद मिले, किसी प्रकार का शोषण न हो, ये सभी कर्मचारी वर्ग चाहता है। ये कर्मचारियों के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। ग्राहकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? ग्राहक क्या चाहता है? किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी का हो और कम से कम कीमत का हो। तो ग्राहकों के प्रति प्रबंध का क्या उत्तरदायित्व है कि वस्तु उचित हो, उचित किस्म की हो, उचित मूल्य की हो, अच्छी वस्तु हो, अच्छी क्वालिटी की हो और सही प्राइस हो उसका। फिर अगला क्या है? समाज के प्रति। समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? जो भी फर्म है, कंपनी है, वो लाभ कहाँ से कमा रही है? समाज से कमा रही है। तो समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है कि वह रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करे, रोजगार के अवसर समाज को उपलब्ध कराए, निर्धनता को दूर किया जा सके। रोजगार के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध होंगे तो समाज से गरीबी दूर होगी। क्यों? क्योंकि समाज में रहने वाले बेरोजगार वर्ग है उसको रोजगार मिलेगा, मजदूर वर्ग है उसको कार्य मिलेगा, और उससे समाज से बेरोजगारी और निर्धनता, गरीबी दूर होगी। और भी समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है? प्रदूषण न्यूनतम हो तथा आसपास का वातावरण मनोरम बन सके, कम से कम प्रदूषण हो और आसपास के वातावरण को और भी मनोरम बनाया जा सके। अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर बीमारी और अशिक्षा को दूर करने हेतु भरसक प्रयत्न किए जाएं। हम देखते हैं
हमारे आसपास यदि कोई सी कंपनी है वो शिक्षण संस्थाओं अस्पतालों में जाकर के मदद देते हैं, तो उनका ये उद्देश्य होता है कि शिक्षण संस्थाओं से के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। श्रमिकों के लिए उचित आवास व्यवस्था हो। हर एक कंपनी अपने श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था करना चाहती है। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन न हो जिनसे समाज या जनता का अहित हो। कोई भी कंपनी ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाएगी जिससे कि समाज या जनता को नुकसान हो। उनके नैतिक मूल्यों का ह्रास हो तथा उनमें दुराचार की भावना का विकास हो। ऐसा कोई काम नहीं करेगी कंपनी जिससे कि जनता का अहित हो, उनके नैतिक मूल्यों का ह्रास हो या दुराचार की भावना का विकास हो। ऐसा कोई भी काम कंपनी करना नहीं चाहेगी। तो ये सभी व्यवसाय का प्रबंध का जो है, प्रबंध का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। प्रबंध इन सभी बातों को ध्यान रखता है। आगे सरकार के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है? सरकार को उसे जवाब देना है। सरकार की नीतियों का पालन किया जाए। सरकार जो नियम बनाती है उन नियमों का पालन किया जाए। समय समय पर सरकार को टैक्स भरा जाए। जो भी जानकारी सरकार के द्वारा मांगी जाती है वो सारी जानकारियाँ सरकार को दी जाए और देश हित में कार्य किया जाए। क्या उत्तरदायित्व देखिए, कानूनों का पालन किया जाए, फिर उसकी कमियों का लाभ न उठाया जाए, सरकार को कर ईमानदारी से चुकाया जाए, उपक्रम की नीति सरकारी नीतियों के पूरक हो, सरकार की नीतियों के अनुरूप ही उपक्रम की नीतियाँ हो। अगला क्या है? सरकार के प्रति, स्वयं के प्रति। सरकार के प्रति हो गया, अब स्वयं के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है? तो स्वयं के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? सबसे पहली स्वयं के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यवसाय का प्रबंध कुशलतम ढंग से करना। यदि वो व्यवसाय का प्रबंध, जो प्रबंध का उत्तरदायित्व हम पढ़ रहे हैं, तो स्वयं के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है कि वो जिस व्यवसाय का प्रबंध कर रहा है वह प्रबंधन उचित तरीके से करे, कुशलता से करे। दूसरा उद्देश्य प्रबंधकों का प्रबंध करना, जिनका वो मैनेजमेंट कर रहा है उनका वो प्रबंध सही प्रकार से करे। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का और समाज के हित के अनुकूलतम उपयोग करके निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सके। और तीसरा है कर्मचारी और काम का प्रबंध। ये उसके स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व है। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा? उत्तरदायित्व। आगे हम देखते हैं प्रबंध की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो प्रबंध की प्रकृति या प्रबंध का नेचर क्या, हम पूछते हैं कि वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर यदि हम प्रबंध का नेचर जानने जाएंगे तो प्रबंध के गुणों के बारे में जानना पड़ेगा कि प्रबंध में क्या क्वालिटी, उसका नेचर किस प्रकार का है। तो प्रबंध के नेचर को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। प्रबंध को कला भी माना गया है और प्रबंध को विज्ञान भी माना गया है। प्रबंध कला और विज्ञान कैसे है इसको हम समझेंगे। दूसरा, उसकी प्रकृति में क्या बताया कि प्रबंध एक पैसा है, प्रोफेशन है। आज के समय से यदि हम मानेंगे तो प्रबंध एक प्रोफेशन ही है। तीसरा उसका दिया है प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में, प्रबंध समाज की सेवा करता है। तो ये तीनों बातों को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रबंध विज्ञान या कला है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है, इसको समझाइए या प्रबंध की प्रकृति को समझाइए। तो तीनों को समझाना पड़ेगा। और कभी कभी शॉर्ट प्रश्न आ जाता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि प्रबंध विज्ञान और कला है, इसको समझाइए। तो प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है। तो इसको समझने के पहले हम विज्ञान और कला को समझते हैं कि कला किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि प्रबंध विज्ञान के रूप में। विज्ञान मतलब साइंस। साइंस का मतलब किसे कहते हैं? प्रबंध एक विज्ञान है। इसकी व्याख्या करने से पूर्व हम विज्ञान को समझ लेते हैं। विज्ञान का मतलब क्या आता है? ज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें किसी तथ्य विशेष के कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, एक क्रमबद्ध आधार पर किया जाता है। या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, या क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। क्रमबद्ध ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब कि विज्ञान क्या करता है? कारण और परिणामों की व्याख्या करता है, उनमें संबंध स्थापित करता है। जैसे अंधेरा है, अंधेरे में हमारा पैर किसी रस्सी से अटका है तो हम समझते हैं कि ये सांप है, लेकिन विज्ञान क्या करेगा? वहाँ लाइट ले जाएगा और पता लगाएगा कारण क्या है। हमें लगा कि वहाँ पर सांप है, लेकिन विज्ञान क्या करेगा? उस कारण का पता करेगा,
प्रकाश ले जाएगा, लाइट ले जाएगा और पता करेगा, उसका परिणाम जानना चाहेगा। तो विज्ञान कारण और परिणामों के बीच में संबंध स्थापित करता है, सिद्धांतों का निर्माण होता है और वो सिद्धांत सार्वभौम उपयोगी होते हैं, विश्व में हर एक जगह उपयोगी होता है। तो विज्ञान क्या है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है। दूसरा, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है और एक व्यवस्थित अध्ययन है। तो अब यहाँ पर इसी आधार पर हम प्रबंध की तुलना करते हैं कि प्रबंध भी क्या विज्ञान की तरह ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए अब विज्ञान में कौन कौन सी बातें निकल कर आई है। तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से संग्रह होना चाहिए, तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन। दूसरा, तथ्यों के विश्लेषण के फलस्वरूप कुछ नियम एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन। विज्ञान में कौन सी बात आती है, सबसे पहली बात तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन। दूसरा, उनके अध्ययन के फलस्वरूप नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन। तीसरा, नियम एवं सिद्धांत कारण एवं परिणाम के संबंध पर आधारित निर्मित होना चाहिए, कारण और परिणाम पर आधारित ही नियम और सिद्धांत बनते हैं। और चौथा, विज्ञान के नियम सार्वभौमिकता का गुण होना चाहिए। सार्वभौमिकता कोई सा भी विज्ञान का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो पूरे विश्व में एक जैसा वो नियम है। ऐसा नहीं है कि जिस देश में उसका आविष्कार हुआ वहीं पर वो उपयोगी है। सार्वभौम, हर जगह उसका उपयोग, उस नियम उपयोगी है वो। तो ये चारों बातें प्रबंध में बैठती है क्या, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला, तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन। प्रबंध में तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है तो वो विज्ञान है। प्रबंध के विज्ञान होने के पक्ष में एक बड़ा प्रमाण इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाना है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों व समूहों के व्यवहारों का अवलोकन करके परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। मतलब व्यक्ति और समूह, प्रबंध में काम करने वाला कौन है, व्यक्ति है और व्यक्तियों के समूह है, उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का एक व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और उसी के आधार पर नियम और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है, मतलब इसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, फिर उसी के आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। अन्य विज्ञानों की भांति प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन भी व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक उपक्रमों से प्राप्त आंकड़ों, तथ्यों के विश्लेषण प्रयोगों द्वारा किया जाता है। इसमें विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं वो प्रयोगों पर आधारित हैं। विज्ञान पहले प्रयोग करता है, प्रयोग के आधार पर फिर सिद्धांत का निर्माण होता है। इसी प्रकार से प्रबंध में भी व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। उन प्रयोगों के आधार पर ही प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। और कारण और परिणाम में संबंध, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति प्रबंध के सिद्धांत भी कुछ निश्चित घटकों के कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या करता है। जैसे रसायन विज्ञान में क्या बताया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाई जाने के परिणाम स्वरूप पानी का निर्माण होता है, ये साइंस से बताता है। इसी प्रकार प्रबंध का विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या बताता है कि विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप वस्तु की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप वस्तु की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। विशिष्टीकरण मतलब कार्य का अलग अलग उसको बांट दिया जाता है, उसका विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन कर दिया जाता है और इससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। ये किस पर आधार, ये सिद्धांत किस प्रकार से बनाया गया, तो प्रयोग किए गए और प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला गया कि विशिष्टीकरण के सिद्धांत से वस्तु की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। आज हम देखते हैं, हम नए नए हमारे सामने अपडेट कोई सी भी वस्तु आती है तो किसके आधार पर आती है, वो प्रयोगों के आधार पर ही आती है, अनुभव के आधार पर आती है। तो ये तीनों बातें जो है ये बताती है कि प्रबंध क्या है, अपने आप में एक विज्ञान है। तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, प्रबंध में भी व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, फिर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, प्रयोगों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं और फिर उनमें कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि प्रबंध भी क्या है, एक विज्ञान है। अब चौथी बात विज्ञान की कौन सी आती है कि सार्वभौमिक। प्रबंध के सिद्धांत आज के समय में सार्वभौमिक है, स्थान, देश और परिस्थिति के अनुसार उनको अपनाया जाता है। तो प्रबंध के सिद्धांत भी आज प्रकृति के सिद्धांतों की भांति ही सार्वभौमिक है, उन्हें प्रत्येक देश में अपनाया जाता है। अगला है प्रबंध एक कला के रूप में।
कला मतलब कला किसे कहते हैं? तो इस कला को यदि हम समझे आर्ट, आर्ट मतलब तरीका, किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। एक ही कार्य को यदि 5 लोगों को यदि हम देंगे तो पांचों व्यक्ति अपने अपने तरीके से करेंगे, उसमें जो सर्वोत्तम तरीका है वो क्या है? कला है, आर्ट है। तो यहाँ पर प्रबंध को विज्ञान मानने के उपरांत ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्रबंध एक कला है? तो कला शब्द से आशय क्या है? किसी अध्ययन के व्यवहारिक पक्ष से लगाया जाता है, अर्थात कला किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि को बताती है। कला किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसकी सर्वोत्तम विधि कौन सी है, बेस्ट तकनीक कौन सी है, वो कौन बताता है? प्रबंध बताता है। और इसीलिए प्रबंध को कला माना गया है। जार टेरी क्या बोलते हैं? चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। चातुर्य, चतुराई से हमने जो उद्देश्य, हमने जो लक्ष्य निश्चित किए हैं उनको प्राप्त करना ही कला है। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और कोई चतुराई से, बुद्धिमानी से पैसा कमाता है। तो ये चातुर्य का उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त करना ही कला है, और ये कौन करता है? प्रबंध करता है। वास्तव में विज्ञान द्वारा तथ्यों सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है तथा कला द्वारा इन तथ्यों सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। विज्ञान में तथ्य और सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है और कला में इनको व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है, इसमें उसका उपयोग किया जाता है। तो प्रबंध को कला के रूप में मानने के लिए पहला है ऐतिहासिक दृष्टि से। प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रमुख रूप से 20वीं शताब्दी में हुआ। इससे पूर्व 18वीं-19वीं शताब्दी में विद्यमान उद्योगों को अभी प्रबंध किया जाता था और वह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित न होकर प्रबंधकों की कार्यकुशलता और अनुभव पर आधारित था। ये जो बात है, ये बात बता रही है कि प्रबंध एक कला है। कि प्रबंध के सिद्धांत तो अभी अभी बने हैं 20वीं शताब्दी में, लेकिन इसके पहले भी व्यापार का मैनेजमेंट होता था, प्रबंधन होता था, और ये प्रबंधन किस आधार पर होता था? तो प्रबंधकों की कार्यकुशलता और अनुभव, व्यक्तियों की जो अनुभव है, उनकी जो कार्य की कुशलता है, उसके आधार पर उसका मैनेजमेंट होता था। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। व्यक्तिगत दक्षता का प्रभाव, प्रबंध के सिद्धांत, उसकी तकनीकें तथा समान परिस्थितियां होने पर भी प्रत्येक प्रबंधक द्वारा प्राप्त परिणाम समान नहीं होते। हम देखते हैं कितनी सारी कंपनियां हैं, हर एक कंपनी में मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उनमें सिद्धांत प्रबंध के, उसकी टेक्नोलॉजी और परिस्थितियां भी समान है। भारत में परिस्थितियां समान मिलेगी, उसकी टेक्नोलॉजी समान मिलेगी और उसके सिद्धांत भी समान है, फिर भी एक कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, दूसरे का कम बिकता है। इसके पीछे का क्या कारण है? एक प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग लाइक करते, दूसरे को कम पसंद करते, उसके पीछे का क्या कारण है? तो उसके पीछे का कारण क्या है? प्रबंधक, उसकी व्यक्तिगत दक्षता। प्रबंधक की व्यक्तिगत दक्षता का परिणामों पर भारी प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत दक्षता मतलब उसके अंदर की कला, और इसीलिए प्रबंध क्या है? अपने आप में कला है। तीसरा है अनुभवों द्वारा सुधार। जिस प्रकार एक संगीतकार निरंतर अभ्यास से अपनी कला में माहिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न उपक्रमों में प्राप्त किया गया प्रबंध के अनुभव एक व्यक्ति को सफल प्रबंधक बनाने में मदद करता है। ये अनुभव, कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, उसके बावजूद भी उसने काम कर करके अनुभव जो प्राप्त किए, उस अनुभव के आधार पर वो एक ट्रेनिंग लिए व्यक्ति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो यहाँ पर उसके अनुभव के द्वारा वो बेस्ट प्रबंधक बन सकता है। तो ये अनुभव, ये क्या है? उसकी एक कला है। फिर है परिस्थितियों के अनुसार निर्णय। एक प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करने से पूर्व संस्था की परिस्थितियों का अध्ययन करना उचित उपयुक्त होता है और परिस्थितियों के अनुसार लिए गए निर्णय अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कार्य की परिस्थितियों एवं संस्था का वातावरण देखकर ही संस्था के कर्मचारियों से कार्य कराने का वांछित उद्देश्य प्राप्त करना अधिक सरल हो सकता है। तो इसीलिए परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना, ये क्या है? ये कला है कि परिस्थिति के अनुसार यदि निर्णय नहीं लिया जाएगा तो उसका वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होगा। सही समय पर सही निर्णय, ये कला होती है।
और प्रबंधक जो होता है वो यदि अच्छा है, कुशल है, तो वह सही समय पर सही निर्णय लेगा। फिर है दूरदर्शिता का महत्व। एक प्रबंधक अपनी दूरदर्शिता व कल्पना शक्ति के आधार पर ही उत्पादन के विभिन्न साधनों का इस प्रकार समन्वय करता है कि उनका कुशलतम उपयोग होता है। अपनी दूरदर्शिता और कल्पना शक्ति, चाहे कितने भी साधन हो, यदि प्रबंधक में योग्यता नहीं होगी तो सक्सेस नहीं है वो प्रबंधन। इसलिए प्रबंधक की जो दूरदर्शिता है, उसकी जो कल्पना शक्ति है, वो भी यहाँ पर कार्य करती है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान भी है और प्रबंध एक कला भी है। ये पॉइंट के आधार पर हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे उसकी प्रकृति में हमने दूसरा पॉइंट देखा था। पहला पॉइंट प्रबंध की प्रकृति, उसका नेचर क्या था कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। ये दोनों बातें हमने समझी। आगे दिया है कि प्रबंध एक पेशे के रूप में, एज ए प्रोफेशन, आज देखो, आज प्रबंध को मैनेजमेंट उसको पैसे के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, प्रोफेशन के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। आज दुनिया उसी ओर दौड़ रही है। आज जो कोई बच्चा यदि मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, उसको एक प्रोफेशन के रूप में उपयोग करना। तो प्रबंध की प्रकृति को यदि हम समझें तो पैसे के रूप में किस प्रकार से है, देखिए, प्रबंध की प्रकृति को पूर्ण रूप से समझने के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है कि क्या प्रबंध एक पेशा है, एक प्रोफेशन है। पूर्व में स्वामित्व और प्रबंध में पृथकता पर कम ही जोर दिया जाता था। पहले लोग समझते थे कि स्वामित्व ही प्रबंधन कर सकता है। पूंजीपतियों का यही प्रयास रहता था कि वे ही पूंजी लगाएं और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं प्रबंध में सक्रिय भागीदारी निभाएं। पहले पूंजीपति यही समझते थे, वो खुद ही पूंजी लगाते थे और खुद ही मैनेजमेंट करते थे। परंतु गत दशकों से इस विचारधारा में परिवर्तन आया है। अब विश्व में प्रबंध को एक पैसे के रूप में मान्यता मिलने लगी है। आज विश्व में प्रबंध को एक प्रोफेशन मान लिया गया है। स्वामित्व और प्रबंधन दोनों अलग अलग माने जाने लगे। जिस प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के पैसे हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रबंध भी एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है या नहीं, यह जानने के लिए सर्वप्रथम हमें पेशे का अर्थ और उसकी विशेषताएं जानना होगी। तो उसका अर्थ क्या है पेशे का? हमने 11th क्लास में व्यापार, पेशा, रोजगार, इसके बारे में जाना है। पेशा मीन्स, प्रोफेशन मीन्स क्या होता है। आज हम पेशे को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें ज्ञान सुपरिभाषित है, जो विद्वतापूर्ण, बौद्धिक तथा संगठित है, जहाँ शिक्षा और परीक्षा के बिना प्रवेश संभव नहीं है और जिसका मुख्य उद्देश्य आत्म पारितोषिक प्राप्त करने के स्थान पर दूसरों की सेवा करना है। या फिर सरल शब्दों में क्या, ऐसे व्यक्ति से है जो पेशे की तकनीक तथा नैतिक मापदंडों के अनुरूप कार्य करता है। चलो जान दो पेशे को और सरल रूप में किस प्रकार से समझा सकते हैं हम कि पेशा मतलब क्या, जिसमें एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसे पेशा कहते हैं। एक विशेष योग्यता होना जरूरी है और प्रशिक्षण लिया हुआ होना जरूरी है और नैतिक मानदंडों की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है पेशा। अब इसी आधार पर हम उसकी विशेषताएं देखें। सबसे पहला, पेशे की विशेषताओं में क्रमबद्ध ज्ञान तथा तकनीकी दक्षता। पेशा क्या है? एक तकनीकी नॉलेज है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब प्रोफेशन है और इसमें एक विशिष्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और तकनीकी दक्षता मतलब टेक्नोलॉजी नॉलेज जिसको बोलते हैं, एक पेशे के लिए आवश्यक है कि पेशे से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, नियम, ज्ञान का भंडार क्रमशः विकसित हो चुका है। कोई सा भी प्रोफेशन हम चुनेंगे उसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, जो भी पेशा चुनेंगे उसमें ज्ञान भरा हुआ है, क्रमबद्ध ज्ञान है और इसके व्यवहारिक प्रयोग हेतु साहित्य का विकास भी हो चुका है। और ये जितने भी प्रोफेशन है इसमें ज्ञान भी है, साथ में प्रैक्टिकल भी है, व्यवहारिक नॉलेज भी है। पेशेवर व्यक्ति को उस पेशे में क्रमबद्ध ज्ञान तथा तकनीकी दक्षता हासिल होना चाहिए। उसका संपूर्ण ज्ञान और तकनीकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नैतिक मानदंड। प्रत्येक पेशे में कुछ नैतिक मानदंड होते हैं। पेशेवर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन मानदंडों का ईमानदारी से पालन करेगा। प्रबंध के क्षेत्र में भी नैतिक मानदंड होते हैं, जैसे
पेशेवर प्रबंधक का उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व होता है कि वह उनको श्रेष्ठ किस्म की वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएगा। नैतिक मानदंड, जैसे हम देखते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो भी बोलता है, वो जो गोली लिखता है वो हम खाते हैं। क्यों? हमें उसके ऊपर विश्वास है। और किस आधार पर विश्वास है? वो नैतिक मानदंडों का पालन कर रहा है। एक वकील हमें जो सलाह देता है हम मान लेते हैं। क्यों? हमें उसके नैतिक मानदंडों पर विश्वास है। एक इंजीनियर जो नक्शा बताता है, उसी नक्शे के आधार पर हमारे जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं। क्यों? हमें उसके नैतिक मानदंड, उसके ज्ञान पर हमें विश्वास है। तो नैतिक मानदंड, हमें भी विश्वास है कि वो हमारे साथ गलत नहीं करेगा। तो ये नैतिक मानदंड ही उसकी आधारशिला है। आगे है नवीन विचार और श्रेष्ठ निष्पादन। ये सारे पैसे में, हर एक प्रोफेशन में नया नया विचार आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया नया तरीका आ रहा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और आचार संहिता, हर एक प्रोफेशन की अपनी एक आचार संहिता है। उस आचार संहिता का राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर उसका पालन किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, परामर्श के रूप में, प्रोफेशन एक परामर्श के रूप में भी इस्तेमाल होता है। एक परामर्श भी प्रोफेशन है। हम बोलते हैं कई सलाहकार होते हैं, कर सलाहकार होते हैं, ये भी प्रोफेशन है जो टैक्स की सलाह देते हैं। कई मनोचिकित्सक होते हैं जो सलाह ही तो देते हैं, वो मानसिक बीमारियों को दूर करते हैं। वो कोई दवाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमें सलाह देते हैं। तो ये भी एक प्रोफेशन है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि प्रबंध भी एक प्रोफेशन है। अगला है प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में। प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में किस प्रकार से? तो पहला हमने देख लिया कि प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी है, उसको हमने तर्क से समझ भी लिया। दूसरा हमने देख लिया कि प्रबंध एक प्रोफेशन है। आज के समय में प्रबंध प्रोफेशन ही है। आज का जो विद्यार्थी जो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, वो प्रोफेशन के लिए ही कर रहा है। वो सीए बनता है, सीएस बनता है, किसी कंपनी में जाता है, कहीं पर भी यदि मैनेजमेंट कोर्स कर रहा है तो वो प्रोफेशन के लिए ही कर रहा है। इसका मतलब ये कि आज प्रबंध एक प्रोफेशन के रूप में उभर कर आ रहा है। तीसरा है प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में है। मैनेजमेंट एज अ सोशल सर्विस किस प्रकार से? आधुनिक समय में बड़े बड़े निगम स्थापित हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उनका प्रबंध पेशेवर प्रबंधकों द्वारा संपन्न किया जाता है। और उनका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? जो पेशेवर प्रबंधक है वो कर रहे हैं, जिन्होंने प्रबंधक का अध्ययन प्रोफेशन के रूप में किया है, वही इन निगमों का प्रबंधन कर रहे हैं। इन निगमों का स्वामित्व अंशधारियों का होता है। ये जो कंपनियां हैं, जो निगम है, इनके जो मालिक है वो कौन है? शेयर होल्डर है, अंशधारी है। और प्रबंधकों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करके अंशधारियों को संतुष्ट करना होता है। अभी हमने इसके उत्तरदायित्व में देखा था, प्रबंध के उत्तरदायित्व में अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व, उसमें क्या था कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाकर अंशधारियों को दे। तो यहाँ पर प्रबंध का ये उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक लाभ कमा करके अंशधारियों को दे। परंतु आज की परिस्थिति में इस अवधारणा में परिवर्तन हो चुका है। आज सोच में बदल हो चुका है। क्या हो गया है? यह निगम समाज का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, कोई सी भी फर्म हो, वो समाज का एक अंग है। समाज से हट करके कोई भी कंपनी टिक नहीं सकती है। यह समाज के संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये जो भी रॉ मटेरियल उपयोग करते हैं, तो इन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? समाज से। अतः समाज के प्रति इनका उत्तरदायी होना स्वाभाविक हो जाता है। इन्हें अंशधारियों के साथ साथ कर्मचारी, उपभोक्ता, सरकार और समाज के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए। अंशधारियों को तो लाभ कमा के देना ही है, लेकिन यदि ये कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कर्मचारी मन लगा के काम नहीं करेगा। उपभोक्ताओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो उपभोक्ता उसकी वस्तुओं को खरीदेगा नहीं। सरकार का ध्यान नहीं रखेंगे तो सरकार इनके अनुरूप पॉलिसियाँ नहीं बनाएंगे। और समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तो समाज इनका बहिष्कार कर देगा। तो अंशधारियों को तो लाभ कमा के देना ही, लेकिन साथ में इन सभी को संतुष्ट करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। तो इन सभी की सेवा करना ये भी प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध का नेचर है। तो प्रबंध का कार्य क्या हो गया? कर्मचारियों से जो समाज के अंग हैं,
समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं सेवाओं का निर्माण कराना होता है। ये प्रबंध का कार्य क्या है? कर्मचारियों से जो समाज के अंग हैं, समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं सेवाओं का निर्माण कराना होता है। अतः ऐसा कराते समय प्रबंधक को ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसी वस्तुओं व सेवाओं को उत्पादित कराए जो समाज के लिए उपयोगी हो। प्रबंधक के द्वारा ऐसी वस्तुएं निर्माण होना चाहिए जो समाज के लिए कैसी हो? उपयोगी हो, उच्च किस्म की हो, समाज उन्हें उचित मूल्य पर क्रय कर सके। आज इनके द्वारा जो परोसी जाएगी, जो वस्तुएं समाज में दी जाएगी, वही उपभोक्ता उपयोग करेगा। इसलिए इनके द्वारा उच्च किस्म की वस्तुएं ही परोसी जाए, उच्च किस्म की वस्तुएं ही लाई जाए, जिससे कि समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहे, समाज में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, भौतिक कल्याण में वृद्धि हो सके। उत्पादन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रदूषण कम से कम हो और वातावरण शुद्ध बना रहे। यही सारी बातें जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके उद्देश्यों में हमने पढ़ा था, समाज के प्रति जो उद्देश्य था कि कम से कम पर्यावरण प्रदूषण हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, शिक्षा स्वास्थ्य में वृद्धि हो। ये सभी बातें जो हैं ये समाज के प्रति इसके जो नेचर है वो आ रहा है। तो इन सारी बातों से हम बता सकते हैं सारे पॉइंट के आधार पर कि प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में भी है। आगे है प्रबंध के स्तर। अभी जो पिछले हमने देखा कि प्रबंध का नेचर क्या है, प्रबंध की प्रकृति क्या है, तो ये कभी कभी प्रबंध की प्रकृति को समझिए। तो ये तीनों बातों को हमें बहुत शॉर्ट में समझाना पड़ेगा कि प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है। प्रबंध एक पेशा है और प्रबंध एक सामाजिक सेवा के रूप में। और जब एक ही के बारे में स्पेशल पूछा जाए तो उसे हमें विस्तृत रूप में समझाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि प्रबंध के स्तर। एक कंपनी में प्रबंध जो उपयोग हो रहा है तो वह किस लेवल पर उपयोग होता है, तो वो प्रबंध के स्तर क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के 3 स्तर बताए हैं। एक है उच्च स्तरीय, फिर दूसरा है मध्यवर्ती और तीसरा है निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, 3 स्तरों पर प्रबंध उपयोग होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं प्रबंध के कितने स्तर है, तो 3 हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तीनों को समझ लेते हैं। उच्च स्तरीय मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है इसको समझते हैं। टॉप लेवल मतलब टॉप, कंपनी की टॉप में कौन होगा? इस स्तर में संस्था के वह व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनके पास अधिक अधिकार होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन में वो लोग होंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा अधिकार हैं। और वो कौन हो सकते हैं? संस्था का अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, संचालक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, जिन्होंने कंपनी की स्थापना करी है, ये सारे लोग इस उच्च स्तरीय प्रबंधक में आते हैं। उच्च प्रबंधक को वह कार्य करने होते हैं जो संपूर्ण संस्था को प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णय कंपनी को बंद भी कर सकता है और कंपनी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इन कार्यों के लिए विशद ज्ञान, व्यवहारिक कुशलता और योग्यता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा ही कंपनी को आगे ले जाया जाता है। तो ऐसे लोग विशद ज्ञानी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, कुशल होते हैं और योग्य होते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत ये लोग आते हैं और किस प्रकार के होते हैं। अब इनके कार्य कौन कौन से? सबसे पहला उच्च स्तरीय प्रबंध क्या करते हैं? उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। कंपनी को क्या करना है, उद्देश्य निर्धारण इनके द्वारा होता है। नीतियों का निर्धारण, उच्च प्रबंध ही संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पॉलिसियां बनाते हैं। क्रियाओं का निर्धारण, उच्च प्रबंध उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न क्रियाएं जैसे उत्पादन, क्रय, विक्रय, विज्ञापन आदि का निर्धारण करते हैं। संसाधन व्यवस्था, उच्च प्रबंध के द्वारा ही इन्हें संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। पूंजी, श्रम, कच्चा माल इनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और नियंत्रण, नियंत्रण भी इनके द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा प्रबंध के स्तर बताए हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यवर्ती और निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तर में कौन आता है? अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक। मध्यवर्ती में विभागीय प्रबंध और विभागीय उप प्रबंध।
और निम्न स्तर में पर्यवेक्षकीय फोरमैन। तो इस आधार पर इसके 6 कार्य बताए हैं। पहला कार्य क्या हो गया, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं, क्रियाओं का निर्धारण करते हैं, संसाधनों की व्यवस्था करते हैं, नियंत्रण करते हैं और बजट का अनुमोदन करते हैं। कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा इसका अनुमोदन भी इनके द्वारा किया जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंधकीय कार्य हो गए। कई बार पूछा जाता है कि उच्च स्तरीय प्रबंध क्या कार्य करता है, बताइए। तो ये 6 पॉइंट्स के आधार पर हम बता सकते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती प्रबंध। अब मध्यवर्ती प्रबंध क्या है जितने भी कंपनी में, फर्म में डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, क्रय विभाग अलग, विक्रय विभाग अलग, विपणन विभाग अलग, वित्त विभाग अलग, कर्मचारी विभाग अलग, ऐसे हर एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजमेंट होता है वह मध्यवर्तीय प्रबंध कहलाता है। मध्यवर्ती प्रबंध उच्च प्रबंध तथा प्रथम श्रेणी प्रबंध के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। उच्च प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध, इन दोनों के बीच में जो होता है वो मध्यवर्ती प्रबंध है। इसमें कौन लोग होंगे, विभागीय प्रबंधक होते हैं, सहायक प्रबंधक होते हैं, संयंत्र प्रबंधक होते हैं और क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक होते हैं। जितने भी विभागों के जो प्रबंधक है वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इनके कार्य कौन से हैं, संगठनात्मक कार्य। मध्य स्तरीय प्रबंधक कंपनी उद्देश्यों के अनुरूप अपने अपने विभागों का ढांचा तैयार करते हैं। क्रय विभाग का मैनेजर है तो वह क्रय से रिलेटेड अपने एक संगठन खड़ा करेगा। उच्च प्रबंधकों को उनके दायित्व से मुक्त करते हुए नैतिक कार्यों का संचालन करते हैं। तो ये संगठनात्मक कार्य करते हैं। हर एक संगठन का प्रबंधक होता है जो संगठनात्मक कार्य करता है। दूसरा है नीतियों की व्याख्या करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधक के द्वारा जो उद्देश्यों के अनुरूप जो नीतियाँ बनाई गई है उन नीतियों की व्याख्या करते हैं, उनको समझते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तर से निर्धारित नीतियों की व्याख्या करता है, विभागों के पारस्परिक संबंधों को समझता है तथा नीति निर्माण में एकरूपता बनी रहती है। तीसरा, समन्वय स्थापित करना। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, निर्देशित करते हैं, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं। यदि हम माने तो सारा काम इनके द्वारा ही होता है। तो ये उसके कार्य हो गए मध्य स्तरीय प्रबंध के। तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षकीय प्रबंध। पर्यवेक्षकीय प्रबंध जो काम को अंजाम देने वाला है, जो कि ज़मीनी लेवल पर, फील्ड लेवल पर काम को करने वाला वर्ग जो है वह है पर्यवेक्षकीय प्रबंध या निम्न स्तरीय प्रबंध। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यवेक्षकीय प्रबंध कैसे कहते हैं, तो ये निम्न स्तरीय प्रबंध जो तीसरा है वही पर्यवेक्षकीय प्रबंध है या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। प्रबंधकीय क्रम व्यवस्था में सबसे नीचे के स्तर पर प्रथम श्रेणी प्रबंधक होते हैं। इसके अंतर्गत सभी विभागों के पर्यवेक्षक, विभागों में जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, टीम लीडर, जितनी भी टीम्स होती है काम करने वाली, उनके जो लीडर है, टोली नायक जिसको हम बोलते हैं, आदि सम्मिलित किया जाता है। इनका प्रमुख कार्य क्या है, दैनिक कार्य परिचालन। संस्था में, उपक्रम में, कंपनी में जो डेली जो काम होने वाले हैं उनका परिचालन करना, श्रमिकों से काम संपन्न कराना, श्रमिकों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहना और श्रमिकों और मध्यवर्ती प्रबंध के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करना है। सब हर एक स्तर का अपने आप में अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि कोई सा भी स्तर यदि कहीं पर भी यदि मिस करता है, कोई काम नहीं करता है तो सारा मैनेजमेंट यहाँ से वहाँ तक बिखर सकता है। तो निम्न स्तरीय प्रबंध का काम क्या है, सबसे पहला यदि हम काम देखें, श्रमिकों की समस्या को प्रेषित करना। निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षकीय प्रबंध के जो सुपरवाइजर होते हैं वो श्रमिकों से डायरेक्ट टच में होते हैं। तो श्रमिकों की जो भी समस्या है, मशीन ख़राब हो गई, कच्चा माल नहीं है या उनकी कुछ पैसे से, मजदूरी से संबंधित समस्या है, जो भी समस्या है उस समस्या को वह मध्य स्तरीय प्रबंध में पहुंचाता है, मध्य स्तरीय फिर उच्च स्तरीय प्रबंध के पास पहुंचाता है। मध्य स्तरीय प्रबंध के सहायक पर्यवेक्षकीय प्रबंधक क्या होते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंध के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधकों की कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, कार्ययोजन आदि में सहायता करते हैं। तीसरा है कार्य वातावरण तैयार करना। पर्यवेक्षकीय प्रबंध या निम्न स्तरीय प्रबंध क्या करता है, कार्य के स्थान पर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, यह उत्पादन हेतु मशीन,
औजार, कच्चे माल आदि की व्यवस्था करना, श्रमिकों को कार्य सौंपना, श्रमिकों को कार्यविधि समझाना आदि का कार्य संपन्न करते हैं। ये फील्ड लेवल पर श्रमिकों से काम कराने की सारी तैयारियां इनके द्वारा की जाती है। दैनिक योजना बनाना और उसके अनुरूप उत्पादन कार्य करना, आज क्या करना है, कल क्या करना है, इसकी सारी प्लानिंग इनके द्वारा बनाई जाती है। और श्रमिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनकी होती है, लेबरों की सुरक्षा, क्योंकि काम करने वाला श्रमिक है और उसकी सुरक्षा इनके हाथ में होती है। तो ये सारे कार्य किसके हो गए, ये निम्न स्तरीय प्रबंध के हो गए। तो 3 स्तर हमने देखे, मधुर संबंध, कर्मचारी और श्रमिकों के बीच में मधुर संबंध होना, प्रबंध और श्रमिकों के बीच में मधुर संबंध होना, ये देखना इनका काम है। तो ये सारी बातें हमने अभी क्या देखा, प्रबंध की प्रकृति देख ली, प्रबंध के स्तर देख लिए। आगे दिया है प्रबंध का महत्व। भाई यदि हम देखें कि प्रबंध हर एक संस्था का गत्यात्मक और जीवनदायी तत्व है, ये लाइन ही सिद्ध करती है कि प्रबंध नहीं होने से कोई भी संस्था, प्रबंध किसी भी संस्था का प्राण है और प्राणहीन कोई भी संस्था जीवित नहीं रह सकती। ये लाइन ही उसका महत्व सिद्ध करती है। तो उसके महत्व, यदि प्रबंध के महत्व को हम बताने जाएंगे तो पहला पॉइंट क्या है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। उसकी विशेषताओं में हमने देख लिया था प्रबंध की। प्रबंध क्या करता है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करता है। कुशलतम मतलब बेस्ट तरीके से, वेस्ट में से बेस्ट किस प्रकार से किया जाए, ये काम किसका है, प्रबंध का है। दूसरा महत्व है औद्योगिक जटिलताओं का समाधान। आज हर एक पल पल जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उद्योगों में टेक्नोलॉजी के कारण नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इन सारी जटिलताओं को प्रबंध क्या करता है, आसान बना देता है। तीसरा महत्व है इसका, गलाकाट प्रतियोगिता का सामना। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। ऐसे समय पर एक नए नए तरीके से, नए नए विचारों के साथ हमेशा तैयार रहना, गलाकाट प्रतियोगिता का सामना करना, ये प्रबंध का महत्व है। वृहद आकार के उपक्रमों का कुशलतम संचालन। बहुत बड़े बड़े उपक्रम होते हैं, कंपनियां होती है, तो हम सोचते हैं हम एक हमारा घर नहीं चला सकते, या हम हमारा काम, छोटा सा काम करने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी कंपनियां किस प्रकार से चलती होगी। तो ये सभी मैनेजमेंट का कमाल होता है। मैनेजमेंट इस प्रकार से होता है कि वह इतने वृहद आकार के उपक्रमों का भी संचालन आसानी से कर सकते हैं। राष्ट्र का विकास होता है एक अच्छा प्रबंध, देश का विकास होता है। एक अच्छे प्रबंध से कंपनी का विकास होता है और एक कंपनी के विकास होने से ही देश का विकास उसमें शामिल है। तकनीकी ज्ञान का सदुपयोग, आज का युग ही टेक्नोलॉजी का उपयोग है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो उपक्रमों में तकनीकी ज्ञान का सदुपयोग होता है प्रबंध के माध्यम से। प्रबंध मतलब एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का समूह, और व्यक्तियों का समूह मतलब ज्ञान का भंडार। जितने व्यक्ति होंगे उतना नॉलेज होगा, उतनी ही प्रकार का योग्यता उसमें समाहित होगी। तो उसमें तकनीकों का उसके माध्यम से उपयोग हो सकता है। व्यवस्थित प्रयत्न संभव। प्रबंध एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करता है, इसलिए व्यवस्थित प्रयत्न संभव होता है। श्रम समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन हो जाता है। ये सारे प्रबंध के क्या है, ये महत्व बता रहा है। आगे भारत में प्रबंध का क्या महत्व है, तो भारत के लिए प्रबंध का क्या महत्व है। भारत एक विकासशील देश है, विकास की राह पर अग्रसर बढ़ रहा है। तो भारत में प्रबंध का क्या महत्व है, तो भारत एक विकासशील देश है। यह निम्न प्रति व्यक्ति आय, आय की असमानता, अधिक जनसंख्या, अशिक्षा, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं भारत को अन्य विकसित देशों से भिन्न बनाती है। और इसी दृष्टि से भारत में प्रबंध की भूमिका विकसित देशों की तुलना में थोड़ी अलग है। क्या है प्रबंध का महत्व भारत के दृष्टिकोण से, आधारिक संरचना का विकास। भारत में आधारिक संरचना जैसे बिजली, संचार, परिवहन, सिंचाई आदि का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। आज भी हम देखें कि भारत में जितनी ज़मीन है वो सारी ज़मीन की पर सिंचाई नहीं होती है, लेकिन अभी भी भारत ने बहुत विकास कर लिया है। हर एक फील्ड में भारत में हर एक कोने कोने में बिजली पहुंच चुकी है, संचार के साधन पहुंच रहे हैं, परिवहन व्यवस्था हो रही है, सिंचाई व्यवस्था हो रही है। तो ये पर्याप्त विकास नहीं होता, प्रबंध के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह इनके विकास पर ध्यान दे।
पर्याप्त ध्यान दें, क्योंकि तभी औद्योगिक और आर्थिक विकास संभव है। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए क्या चाहिए? किसी भी उद्योग को किसी फील्ड में यदि स्थापित करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए बिजली चाहिए, उसके लिए संचार के साधन चाहिए, उसके लिए परिवहन चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए। और ये सुविधाएं यदि होगी तो उद्योग स्थापित होगा और उद्योगों का विकास होगा। तो प्रबंध का महत्व भारत के लिए क्या है कि आधारिक संरचना का विकास हो, इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। दूसरा है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में, मानवीय संसाधनों की तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग, भारत में प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है, श्रम शक्ति अपार है, तकनीकी ज्ञान भी पर्याप्त है। भारत के जो टेक्नीशियन है, भारत का जो ज्ञान है, विदेशी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि कमी है तो पूंजी की। अतः आवश्यकता ऐसे प्रबंध की है जो श्रम गहन तकनीक को अपनाकर तथा उत्पादकीय कार्य हेतु विदेशी पूंजी को आकर्षित करके देश के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करें। तो देश के प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधनों का कुशलतम तरीके से उपयोग किया जाए, ये प्रबंध का महत्व है। तो ये जो बातें हैं और भी है। तीसरा क्या है? ग्रामीण विकास, गांव का विकास होना चाहिए। 75% जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए गांव का विकास होना चाहिए। ये जो बातें हैं भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। गांव के लोग शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए। अतः कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योगों के विकास में कुशल प्रबंध की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कुशल प्रबंध ग्रामीण संसाधनों का उपयोग कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रोजगार का सृजन करना, वैश्वीकरण का सामना करना और निर्यात संवर्धन करना। भारत को सबसे ज़्यादा चाहिए वस्तुओं का निर्यात करना। निर्यात कैसे होगा? वैश्वीकरण का सामना भारत किस प्रकार से कर सकेगा और रोजगार का सृजन किस प्रकार से होगा? तो भारत में बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति बेरोजगार है। अतः कुशल प्रबंध के द्वारा ऐसे उद्योगों का संचालन किया जा सकता है। कुशल प्रबंध यदि सही तरीके से किया जाएगा तो भारत के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वैश्वीकरण का सामना कर सकेंगे और अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके हम उन वस्तुओं का दूसरे देशों में निर्यात कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं कि ये बता रहा है कि भारत में प्रबंध का क्या महत्व है। तो भारत के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, सबसे पहला तो आधारिक संरचना का विकास किया जाए प्रबंध के द्वारा, संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाए। भारत में प्राकृतिक मानवीय संसाधन प्रचुर मात्रा में है। गाँव का विकास किया जाए, गांव में श्रम शक्ति अपार है, इसलिए गांव में कुटीर उद्योग, कृषि उद्योग स्थापित किए जाएं। रोजगार का सृजन किया जाए, भारत में श्रम शक्ति बेरोजगार है, उसको रोजगार दिया जाए। वैश्वीकरण का सामना, भारत में सन 1991 से उदारीकरण वैश्वीकरण की नीति को तेजी से अपनाया गया है। पहले हमारे देश की जो नीति थी, औद्योगिक नीति कठोर थी, लेकिन अब उसको उदार कर दिया गया है, नियमों में लचीलापन ला दिया गया है और वैश्वीकरण नीति को अपनाया गया है। भारतीय उद्योगों का बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतियोगिता करना पड़ रही है और अनेक कंपनियों को हानि हो रही है और बंद होने के कगार पर है या विदेशी कंपनियों के हाथों बिक रही है। अतः इन दशाओं में ऐसे कुशल प्रबंध की अत्यधिक आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण समझता हो और उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके, वैश्वीकरण का सामना कर सके, ऐसा प्रबंध होना और निर्यात में संवर्धन कर सके। ऐसे प्रबंध, भारत के लिए इस प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता है। तो ये प्रबंध का महत्व है भारत के लिए। अन्य भी हमने महत्व देखा प्रबंध का, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हमने प्रबंध के अंतर देखी। यदि हम इसकी समरी देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखी? प्रबंध की अवधारणाएं देखी कि प्रबंध की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, वो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को समझा। फिर हमने देखा प्रबंध के लक्षण देखे हमने कि प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हमने देखा प्रबंध के उत्तरदायित्व, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध का महत्व, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये था हमारा प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध का महत्व।
तो ये वाला हमारा चैप्टर यहाँ पर ये समाप्त होता है। थैंक यू।